नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ रहे हैं शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी जाने वाली वर्कशीट नंबर है 3। विषय हमारा हिंदी कक्षा 9 और तारीख भी आज 9 जुलाई 2021। विद्यार्थी अपना नाम लिख दें और कक्षा अध्यापक का नाम लिख दें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम अपनी वर्कशीट में दिए गए निर्देशों को पढ़ करके उनके प्रश्न उत्तर करना। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। ठीक है, हमें सबसे पहले गद्यांश को पढ़ना है। गद्यांश को पढ़ करके उसमें से जो प्रश्न पूछे गए उसके उत्तर उसी गद्यांश के आधार पर देने। चलिए, अंग्रेजों के आने से पहले भारत में एक परंपरा थी कि साल भर की उपज का एक हिस्सा राजा का भाग माना जाता था। जो सांझे में खेती करने वाले किसान, जिनका जमीन पर संयुक्त स्वामित्व होता था, या अपने गांव का खुद प्रबंध करने वाला ग्रामीण समाज खिराज या कर के रूप में शासक को देता था। सालाना पैदावार के बढ़ने के साथ राजा का भाग भी उसके साथ साथ घटता और बढ़ता रहता था। अंग्रेजों ने इस पुरानी परंपरा को खत्म करके एक निश्चित नकद रकम के रूप में माल गुजारी लेना शुरू किया। यह रकम जमीन के हिसाब से तय की जाती थी और साल भर उन्हें पैदावार चाहे कम हुई हो या ज़्यादा, जो रकम पहले से तय कर दी गई थी वही वसूल की जाती थी। और ज़्यादातर माल गुजारी अलग अलग व्यक्तियों पर लगाई जाती थी, जो या तो खुद खेती करने वाले काश्तकार थे या सरकार द्वारा नियुक्त किए गए जमींदार थे। इसके बाद जो कसर बची थी वह भारत के इंग्लैंड के ढंग की जमींदारी प्रथा और वहाँ की पूंजीवादी कानून व्यवस्था जारी करके पूरी कर दी गई। इस परिवर्तन के द्वारा व्यवहार में अंग्रेज विजेताओं की हुकूमत की सारी जमीन पर अंतिम अधिकार कायम हो गया। किसान महज दूसरों की जमीन पर लगान देकर खेती करने वाला बन गया। लगान न देने पर उसे जमीन से बेदखल किया जा सकता था, या अंग्रेज सरकार ने जमीन कुछ ऐसे लोगों को दे दी जिनको उसने जमींदार नामजद करना पसंद किया। यह लोग भी सरकार की मर्जी से जमीन के मालिक थे। माल गुजारी न देने पर उससे भी जमीन छीन ली जाती थी। अंग्रेजों के राज्य में भारत की जो कृषि थी उस कृषि व्यवस्था का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि अंग्रेज किस प्रकार से हमें लगान वसूल करते थे, उनकी क्या शर्तें हुआ करती थी, उस समय खेती की क्या व्यवस्था थी और उस समय खेती की कैसे दुर्दशा हो गई। कृषि की दुर्दशा पर उन्होंने कैसा अपना प्रहार किया और भारत को धीरे धीरे सोने की चिड़िया से एक कमजोर कृषक राष्ट्र बनाने की कोशिश की। यह अपना एक गद्यांश है। अब इसका पहला प्रश्न व्याकरण की दृष्टि से पूछा गया। चलिए पहले प्रश्न पे आते हैं। माल गुजारी, जमींदारी, ज़्यादातर शब्दों में प्रत्यय छांटिए। देखिए, पहले आपको ये पढ़ना होगा कि प्रत्यय क्या है। प्रत्यय वे शब्द या शब्दांश हैं जो किसी मूल शब्द के अंत में लग करके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। मैंने एक चीज़ बीच में जोड़ी है, मूल शब्द। मूल शब्द क्या होता है उसके बारे में आपसे अभी पढ़ेंगे हम पहले ही प्रश्न के साथ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जिसमें आपको प्रत्यय छांटना है। माल गुजारी। माल एक शब्द है और गुजर एक मूल शब्द है। गुजरना एक क्रिया। तो माल गुजर शब्द के साथ में ई प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो हो गया क्या, माल गुजारी। तो यहाँ पर आप करेंगे बड़ी ई की मात्रा। ऐसे जमींदार शब्द है और उससे बना है जमींदारी, तो आप कर देंगे फिर बड़ी ई की मात्रा
और ज़्यादातर, ज़्यादा शब्द है, मूल शब्द ज़्यादा है, कम खाया करो, ज़्यादा खाया करो। अब इसमें एक तर प्रत्यय जोड़ करके हम बना देते ज़्यादातर, तो इसमें तर प्रत्यय है, तीसरे शब्द में है तर। बड़ी ई, छोटी बड़ी ई और तर प्रत्यय, ये तीन प्रत्यय लगे हुए हैं तीनों शब्दों में। उदाहरण के बाद में लिखा है पूंजीवादी, पूंजी प्लस वादी। वैसे ही पूंजीवादी शब्द नहीं है, पूंजी एक अलग शब्द है, वाद यानी किसी से बहस करना अलग चीज है, और ई प्रत्यय इसमें पूंजीवादी। चलिए अगला शब्द हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न का उत्तर हमारा हो गया है, बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही शानदार, लाजवाब। अब चलिए सेकंड प्रश्न के ऊपर हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी। सेकंड शब्द है सालाना, शब्द से आप क्या समझते हैं? सालाना शब्द से आप क्या समझते हैं? सालाना शब्द का मतलब होता है साल भर के उपरांत या साल भर में। अब इसमें सालाना कहीं लिखा होगा, पहले उस पर चर्चा कर लेते फिर उसके बाद करते हैं। देखिए यहाँ पर पहले ही शब्द में लिखा है, मैं एक थोड़ी सी अंडरलाइन कर देता हूँ, साल भर की उपज का एक हिस्सा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको, तो वैसे इसका कोई मतलब नहीं था। अब सालाना शब्द से आप क्या समझते हैं? साल में या साल भर में। अब कई बार हम बातें करते हैं कि हम साल भर में टैक्स देते हैं, साल भर हम टैक्स देते हैं। साल भर का मतलब होता है कि हमारे पूरे 12 महीने का जो इनकम होती है उसको एक जगह जोड़ करके उसका टैक्स दिया जाता है, तो वो साल भर में हम टैक्स देते हैं, सालाना टैक्स देते हैं। जैसे इनकम टैक्स होता है वो साल भर में होता है, एक साल में, एक लास्ट में। कई बार सालाना हमारा पैकेज, कई बार हम किसी जॉब में जाते हैं, मेरे को ईयरली 12 लाख का पैकेज है, मतलब क्या हुआ, 12 महीने का 12 लाख रुपए, यानी एक महीने का 1 लाख रुपए। या तो आप उसको एक महीने के हिसाब से कर लो, या फिर आप उसको 12 महीने का एक साथ कर लो। तो इसमें ये होगा कि या तो इस साल भर में एक बार लिया जाता था कर, या फिर साल भर में जैसे भी 2 खेती होती या 3 खेती होती, 3 बार खेती की जाती थी, 2 बार की जाती, तो साल भर में जो भी उनका जो टैक्स होता था उसको सालाना टैक्स कहा जाता था। तो हम साल भर में, साल में या साल भर में, दोनों शब्दों को यूज करेंगे, यही ही इसका अर्थ होगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। अपने परिवार की सहायता से उपरोक्त गद्यांश में उर्दू के शब्द छांटिए। उर्दू के शब्द छांटने हैं हमें। तो चलिए मैं आपको पहले हिस्से से पढ़ाता हूँ। इसमें पहला होगा हिराज शब्द लगान का उर्दू शब्द है। हुकूमत की सारी ज़मीन,
महज, ठीक है, महज का मतलब होता है केवल। बेदखल, नामजद, मर्जी, ये शब्द उर्दू के हैं। खिराज, महज, हुकूमत, बेदखल, नामजद और मर्जी, ये शब्द सारे के सारे उर्दू के शब्द हैं। तो आप इनको अपनी पुस्तक में लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक हम चलते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न पे हम फिर चलते हैं। शायद तीसरा या चौथा हमारा प्रश्न है। जमीन, मालिक, राजा के विलोम शब्द लिखिए। आपको विलोम शब्द लिखते, जमीन का हो गया क्या, धरती, धरा के स्थान पर जमीन आसमान हो जाएगा। आसमान, जमीन का आसमान हो जाएगा। मालिक का हो जाएगा क्या, नौकर, नौकर। और राजा का हो जाएगा क्या, रंक, फकीर। तो थोड़ा बेटा समय का अभाव है, फटाफट लिखते रहिए। जमीन, जमीन का आसमान, मालिक का नौकर और राजा का रंक, ये इनके विलोम शब्द होंगे। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक भारतीय कृषि। क्या लिखेंगे, भारतीय कृषि। यहाँ तक अपना काम फटाफट पूरा। आज की वर्कशीट कक्षा 9 की पूरी। शीघ्र ही हम फिर मिलेंगे अपनी वर्कशीट के साथ। देखते रहिए आप मेरे साथ राकेश सर की हिंदी पाठशाला।